हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर एलटी ग्रेड की बेहतर तैयारी चल रही है, जहां पर आप देख सकते हैं सुबह 11 बजे आपको जीके का ये प्रैक्टिस सेट आपका होता है, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर आपका ये 10वां है। साथ में हमारे चैनल पर एलटी ग्रेड हिंदी की भी आपकी तैयारी चलती है, जो कि रात को 9:30 बजे होता है, जिसमें मॉडल पेपर, पीवाई की क्वेश्चन, थ्योरी की क्लासें आपकी चलती हैं। तो आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका लेवल है, आपकी एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग ही आपके यहाँ पर क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, है ना। पीवाई की क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ही आपके यहाँ पर पेपर को सोल्व कराया जाता है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतर क्वेश्चन में, है ना। पूरी वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि वीडियो में हम आपको 30 क्वेश्चन के साथ साथ और भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। वो एक्स्ट्रा पॉइंट आपकी नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा होते हैं, यानी आपके जैसे करंट अफेयर की क्वेश्चन आपके हो गए, आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो गए, वो हम आपको एक्स्ट्रा और रख देते हैं, है ना। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें, है ना। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कह रहा है, सभी का वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है सभी को, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। चलिए 1 को ऑप्शन देना है। 1 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो याद रखना है, महाभारत को जानते थे जय संहिता, है ना, या इसी को जानते थे सशस्त्र की संहिता कहते थे। क्या बोलते थे इसे? सतसहस्त्री संहिता या महाभारत के नाम से जानते थे। इसी को जय संहिता के नाम से भी जानते थे। अब यहाँ पर देखो, आपके एग्जाम में कई प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले पॉइंट ये पूछेगा कि जो प्रारंभिक रचना जब आपकी हुई थी, इसमें श्लोकों की संख्या कितनी थी। तो आपकी 8800 आपके जो थे आपके श्लोक थे। ये जब प्रारंभिक रचना इसकी आपकी हुई थी तब की बात है ना। तब इसको हम लोग जय संहिता के नाम से जानते थे। महाभारत का दूसरा संस्करण जो आया था भारत, है ना, जिसमें श्लोकी की संख्या कितनी हो गई? 24,000 हो गई। कितनी हो गई? 24,000 हो गई। वर्तमान में जो महाभारत है उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। और ये इनका अंतिम है, यानी जो आपका महाभारत का वर्तमान में है तो वो 1,00,000 श्लोक आपके हैं, और ये इनका अंतिम संस्करण है, जिसे हम लोग सतसही संहिता या महाभारत कहते हैं, याद रखना है। तो ये जो नाम आया है ना, ये समय के अनुसार इसका नाम आया है। पहले इसका नाम जय संहिता था, तब श्लोकों की संख्या 8800 थी। भैया जब ये और बड़ा हुआ तो इसको भारत कहा गया, और श्लोकों की संख्या 24,000 आपकी हो गई। जब इसमें संख्या आपकी श्लोकों के 1,00,000 श्लोक हो गए, तब इसको सतसही संहिता या महाभारत कहा गया है। हमारे वीडियो देखने का मतलब होता है नॉलेज आपको पूरा मिलना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से निकल के आता है तो आपको एग्जाम में छाप के आना है, ये बात को याद रखना है, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली आपकी बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना, ये जो आपका है कौशाम्बी है। आप लोग इलाहाबाद गए होंगे, यानी प्रयागराज गए होंगे। तो प्रयागराज का जो दक्षिण पश्चिम आपका लगभग 33 मील दूर आपका है ना, एक जगह पड़ती है कोसम, है ना। क्या पड़ता है? कोसम आपकी जगह पड़ती है, कोसम। ये जो आपकी जगह है वो आपकी कोसम है। और प्राचीन काल का जो कौशाम्बी यही आपका हुआ करता था। जो नगर जो है ये जैन और बौद्ध दोनों की तीर्थस्थली आपकी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार और धर्मोपदेश दिया है और लोगों को अपना शिष्य बनाया है। तो इसको ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज आपके कौन थे। तो साथ ही यहाँ पर याद रखना है, कृष्णदेव राय जो आपके थे दक्षिण भारत के थे, और दक्षिण भारत की बात करते हैं तो 8 तेलुगु कवि, है ना। क्या बोलेंगे? 8 तेलुगु कवि आपके थे, यानी 8 महान विद्वान होते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहते थे, है ना। और देखा जाए तो इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा गया है। यानी देखा जाए तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को, है ना, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा गया है। और याद रखना एक पॉइंट होता है कि सर इन्होंने एक उपाधि धारण किया था, इस उपाधि का नाम है आंध्र भोज। क्या नाम है? यहाँ पर याद रखना है, आंध्र भोज की उपाधि भी इन्होंने धारण किया था। इस बात को भी याद रखना है। क्लियर हो रहा है? अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निकास का सिद्धांत इसी को बोलते हैं धन का जो निर्गमन है ना, धन का निर्गमन आपका बहिर्निर्गमन कहते हैं। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके हैं दादा भाई नौरोजी, जिनको द ग्रैंड कह सकते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम जानते हैं। इन्होंने एक किताब लिखा था प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, है ना। उसमें धन निष्कासन के सिद्धांत को यहाँ पर बताया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कूका आंदोलन की न्यूज जो आपकी पड़ी थी, कूका आंदोलन जो आपका चला था वो सजी आपकी पंजाब में चला था ना। पंजाब जो आपका एक आरंभिक स्वरूप हुआ करता था, बाद में ये राजनीतिक विद्रोह हो गया था। और ये पंजाब में जो आपका हुआ था वो आपकी 1840 ईस्वी में हुआ था। 1840 में नाम एक सुना होगा भगत जवाहर मल, है ना। आपने एक नाम सुना होगा भगत जवाहर मल का नाम सुने होंगे। ये इस आंदोलन से आपके जुड़े थे। बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा किसने कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहलवे वतन हम तो सफर करते हैं। ये जो आपकी पंक्ति है वो कहा किसने था? तो यहाँ पर याद रखना, ये कहा था वाजिद अली शाह ने कहा था। वाजिद अली शाह जानते हैं कौन है? ये जो आपके
वर्तमान में लखनऊ है, इसी को पहले अवध कहते थे। तो अवध के शासक थे, उन्होंने यहाँ पर यह कहा था, यानी भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में जब बंदी रहने के दौरान और फांसी दिए जाने पर आपका किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की थी इसके नेतृत्व में। यानी देखा जाए होम रूल लीग आपको याद होगा कि सर जी आपके 1916 में है ना, 1916 में, और एक 1916 ये भी है, लेकिन यहाँ पर आपका परिवर्तन है आपके माह का। यानी सर जी आपका एक आपका अप्रैल माह में है ना, एक अप्रैल माह है, दूसरा जो आपका है वो आपका सितंबर माह है, सितंबर माह है। अब यहाँ पर देखा जाए तो एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल की स्थापना किया, यानी तिलक ने आपके अप्रैल में किया था, याद रखिए तिलक ने इसने किया था, और एनी बेसेंट ने जो किया था वो आपके सितंबर 1916 में किया था, है ना। तो इस बात को याद रख लेना है। तिलक ने मराठा और केसरी नामक अपनी अपनी लीग का प्रचार भी किया था, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया 7 नंबर में, यहाँ पर आंसर आपका हो गया तिलक और एनी बेसेंट, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल में से कौन थे। यहाँ पर 8 नंबर दिया और 8 नंबर दिया है, तो हमने सर जी बताया कि इसमें एक पॉइंट लगा दिया गया है, और ये पॉइंट दिया गया है अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, और भारतीय दिया है तो आप कहेंगे सर सी राजगोपालाचारी, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, सी राजगोपालाचारी जो आपके हैं ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे, है ना। इस पद पर भी 26 जनवरी 1950 तक रहे थे, इसके बाद इस पद को हटा दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो याद रखना है भारतीय संविधान को जो उद्देशिका है, इस उद्देशिका में जो संशोधन किया गया था 42 नंबर का संशोधन हुआ था, और ये कब की बात है, तो आपकी 1976 की बात है। 1976 में जब आपके संविधान के उद्देशिका में, है ना, जब संशोधन किया गया तो उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द आपके जोड़े गए थे, और ये संविधान में बहुत ज़्यादा उलटफेर होने के कारण इसको लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है, यानी 42वें नंबर संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो भारतीय गणतंत्र के प्रमुख में जो आपका आता है ना, वो आपके भारत के राष्ट्रपति आते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए भारत एक गणतंत्र है ना, एक गणराज्य है, यानी भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है ये निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं ये गणराज्य आपका है और ये गणतंत्र आपका है। तो दोस्तों इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता जो आपकी है, याद रखना है ये जनहित याचिका से है। यानी न्यायिक सक्रियता मतलब होता है क्या बोलते हैं, जुडिकल एक्टिविज्म बोलते हैं, यानी जनहित याचिका से आपकी संबंधित है, आपकी PIL से संबंधित है जो आपकी न्यायिक सक्रियता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पंचायत चुनाव होते हैं। ये जो पंचायत चुनाव आपके होते हैं, यहाँ पर याद रखना है आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ये प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। कितने, प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं, यानी पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से लेके 5 वर्ष तक होती है। और 243 आर्टिकल में जो आपका है कौन, अंगावाला, ये आपके आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाते हैं मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन देखा जाए कब की बात है, तो आपके 1948 को, 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर हम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, यानी भारत के जो आपके तट रेखा है यानी समुद्र से लगने वाले आपके जो राज्य हैं। तो यहाँ पर देखो ये गुजरात आपका है ना, गुजरात। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर सर जी आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, इसके बाद आपका केरल है, यहाँ पर तमिलनाडु है ना, इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पर आपका उड़ीसा हो जाएगा, और कुछ बचा पश्चिम बंगाल आपका हो जाएगा, है ना। तो ये आपके 9 हो जाएंगे, जो कि आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब याद रखना है कि आपकी जो तटीय सीमा है वो आपकी बदल चुकी है, यानी आपकी तटीय सीमा रेखा की जो एरिया है वो आपका बढ़ गया है। पहले आपका 6100 था, लेकिन अब आपके यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, इसका परिवर्तन। दूसरी बात, आपका सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य जो तटीय रेखा में है वो गुजरात आपका है ना। और दूसरे नंबर की बात आती थी तब आंध्र प्रदेश की बात आती थी, लेकिन आंध्र प्रदेश जो आपका है वो तीसरे नंबर का हो गया है। जो तमिलनाडु आपका है, तमिलनाडु की जो आपकी सीमा है वो आपकी सेकंड नंबर आपका है, समुद्र से लगने वाला देखा जाए तो समुद्र से लगने वाला ये सेकंड नंबर का बड़ा आपका राज्य बन गया है। और जो आपका आंध्र प्रदेश आपका रहा है, आंध्र प्रदेश वो आपका तीसरे नंबर का आपका हो गया है। और आपका जो कह सकते हैं गुजरात है वो आपका अपने ही स्थान पर है, यानी उसकी रेखा सबसे बड़ी है ही है। ये बात आपको नोट कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है कुछ परिवर्तन देखने को मिल जाए, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो सर जी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए नर्मदा नदी है ना, यानी जो सर जी आपकी नर्मदा नदी है ये पश्चिम की ओर आपकी बहती है ना। और देखा जाए तो प्रवाहित होने में तो आपकी कई नदियों के नाम आता है, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लेकिन सर यहाँ पर जो नर्मदा नदी ऑप्शन में है वो आपकी है पश्चिम की ओर बहती है।
और ये भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, यानी पहाड़ों से चीरते हुए ये आपके पश्चिम की ओर बहती है और पहाड़ों के ऊपर से पानी गिरने की वजह से ये जलप्रपात का निर्माण करती है ना। तो भैया यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लैटेराइट मिट्टी आपकी मिलती है। देखो लैटेराइट जो मिट्टी आपकी होती है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर दिया गया 16 नंबर में, तो हमने कहा लैटेराइट मिट्टी कहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर भारी बारिश होती है। बारिश होने के बाद क्या होता है, जो पानी होता है वो बहकर जा रहा होता है, तो उसमें ऊपर के जो कण होते हैं, उपजाऊ कण, वो बहकर चले जाते हैं। तो बचते कण कौन है, जो भारी कण होते हैं। भारी कण कौन होते हैं, जैसे आपके आयरन के कण हो गया, एल्युमिनियम के कण हो गया, तो वो कण जो होते हैं बचे रहते हैं। तो ये मिट्टी बहुत मजबूत होती है। तो ये मिट्टी को, इस मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने में काम करते हैं, जो घर के ईंट होते हैं उनको बनाने में काम करते हैं। तो क्या मिट्टी सजी है, खेती के लिए भी जरूरी है, तो खेती के लिए पर्याप्त नहीं होती है, लेकिन एक खेती बहुत ज़्यादा होती है, वो आपकी होती है कौन, चाय की खेती। तो लैटेराइट जो मिट्टी होती है वो चाय के लिए आपकी बहुत उपजाऊ होती है। अब आप बताइए चाय जो आपका होता है कहाँ होता है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए इन ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, महाराष्ट्र है। अब ना आपको केरल मिल रहा है, ना तो आपको असम मिल रहा है, तो भैया हमको ऑप्शन के अनुसार चलना है ना। तो आप कहेंगे सर इनमें से जो आपका आ रहा है वो महाराष्ट्र, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो हमने कहा ना ऑप्शन के हिसाब से आप चलिए, आप लोग बड़े हो गए हैं, यानी मालावार जो तट होते हैं इनका जो विस्तार होता है मालावार तटीय प्रदेशों में आपका होता है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका केरल राज्य है, इसके बाद आपका महाराष्ट्र भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है जैसे केरल में काजू होता है तो महाराष्ट्र में भी तो काजू होता है ना, तो कुछ मिट्टी का विस्तार यहाँ भी है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है ना। आप ढूंढ रहे थे कि कहाँ मिले केरल। देखो भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था। तो भारत में सबसे पहले खनिज तेल का जो कुआं है ये खोजा गया था आपके माकूप में। सर जी यहाँ पर देखा जाए ये जो आपका दिया गया है माकूप, ये माकूप आपका कहाँ पड़ता है, ये जो माकूप है याद रखना ये आपके असम में है ना। ये जो आपका डिगबोई है उसके नीचे आपका माकूम है और ये आपके असम में ये भी आपका है। तो सबसे पहले खोदा गया था, ठीक है, खोदा गया था 118 फीट आपकी खोदा गया था। और ये कब की बात है, तो 1800 यहाँ पर 67 की बात है, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, केंद्रीय शुष्क भूमि के खेती अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान ये आपके हैदराबाद में है। हैदराबाद जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि जो नीला रंग का प्रकीर्णन होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है, वो फैल जाता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 19 नंबर दिया गया और 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है ना। आपको याद होगा जी कि सूर्योदय हो या सूर्यास्त होता है तब सूर्य की किरणें सर्वाधिक दूरी तक तय करती है, तब प्रकाश सबसे अधिक लाल रंग होता है जो हमारे पास तक पहुंचता है ना। और शेष रंगों का जो मार्ग में ही क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है। तो हम लोग कहेंगे सर ये ऑप्शन आपका ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है। तो जितने भी आपके जैविक आपके होते हैं यानी जैव यौगिक होते हैं उनका अनिवार्य तत्व होता है कार्बन। उनमें कार्बन होता है, याद रखना उनमें क्या होता है, कार्बन होता है। यानी जितने भी सभी संसार के सभी जैव पदार्थ आपके हैं यानी कार्बनिक पदार्थ हैं, तो कार्बनिक है तो यानी कार्बनिक यौगिक से ही बने होंगे, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। किसके अवशोषण में विटामिन यहाँ पर सी मदद करता है, तो सर जी याद रखना ये जो आपका दिया है ए नंबर लौह के, यानी यहाँ पर देखा जाए विटामिन सी जो होता है लौह अवशोषण में मदद करता है। इसे एस्कर्बिक एसिड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि करनाल बंट रोग जो आपका है, करनाल बंट रोग जो आपका है ये सर गेहूं फसल के लिए है। किसके लिए है, तो करनाल बंट रोग जो आपका है ये आपके गेहूं के फसल में लगता है। ये फफूंद आपका होता है, इसे फफूंद जनित रोग कहते हैं, है ना। तो जो कवक होते हैं जैसे टेलेसिया है, इंडिका है, ये इसी से आपके रिलेटेड हैं। तो आपका जो आंसर है आपका बी हो जाएगा। और इसे गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहते हैं, कुष्ठ रोग भी कहते हैं। यानी करनाल बंट रोग यानी होता है गेहूं का जो एक रोग हो जाता है कुष्ठ रोग कहते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है। भाई सूर्य से हमको ऊर्जा कैसे मिलती है, सूर्य में एक प्रक्रिया होती है संलयन प्रक्रिया यानी नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन से होता है विखंडन, मत लगा देना। नाभिकीय संलयन ही आपका होता है जो परमाणु के नाभिक आपस में संलित होते हैं और अत्यधिक गर्म परिस्थिति होती है ना। अन्य तारों की तरह सूर्य भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना ये हीलियम में क्या होते हैं, संलयित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित ग्रह गैस नहीं है, यानी जिसको इंग्लिश में आप लोग जानते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग जिसे बोलते हैं, यानी हरित ग्रह गैस नहीं है 24 नंबर में। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखो ऑक्सीजन आपकी नहीं है ना, ऑक्सीजन आपकी नहीं है। तो हमने कहा सर जी आपकी जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं वो आपकी होती क्या है, जैसे जलवाष्प हो गया, है ना। जलवाष्प देखा जाए सबसे ज़्यादा आपके जो आपकी ज्वालामुखी होती है उनमें सबसे ज़्यादा जो निकलता है जलवाष्प निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन गैस हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका हो गया, ये ग्रीन हाउस गैस होते हैं जो वायुमंडल के तापमान को बढ़ाती हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधानों में जिस नए शैक्षिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है वो आपका है क्या। तो भाई आप लोग शिक्षक भर्ती की जब तैयारी कर रहे हैं, यानी शिक्षा का एक बेहतर आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको ये मॉडल पता होना चाहिए नई शिक्षा नीति। अब आप बताइएगा कि सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये 5334 है ना, यानी ये स्कूली शिक्षा का जो मॉडल है 5334 रखा गया है। यानी ये मॉडल 3 से लेकर 18 आयु वर्ग वाले आपका है, यानी 3 वर्ष के बच्चे और 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये सुविधा आपकी है, यानी इस प्रकार से पढ़ाई होगी। क्वेश्चन दिया गया है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। तो याद रखना है वनों का जो सर्वाधिक उच्चतम प्रतिशत आपको मिलेगा, प्रतिशत के हिसाब में वो कौन सा मिलेगा, यहाँ पर जो आपका मिजोरम है ना, क्या है मिजोरम जो आपका है ये वन आवरण के हिसाब से, यानी यहाँ पर वन बहुत ज़्यादा है, प्रतिशत के हिसाब से लगा दिया है। लेकिन अगर हम आपसे बोले सबसे ज़्यादा वन कहाँ है तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में, क्योंकि एरिया ज़्यादा है। यहाँ पर मिजोरम में जो आपका है यहाँ पर एरिया कम है लेकिन वृक्ष बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत आपका है। तो वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत जो आपका है वो आपका है नाइट्रोजन का है, यानी आप कहेंगे सर नाइट्रोजन का सर्वाधिक आपका है। बाकी आपके और भी पॉइंट आपके होंगे, लगभग 78% आपका नाइट्रोजन आपका रहता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से आपका नहीं है। पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं संबंधित है, यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर 28 नंबर है और जवाब की अगर बात कर लेते हैं तो कहेंगे सर पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं संबंध है, धारणीय विकास संबंध है, वातानुकूलन भी आपका है, कागज के थैलों का प्रयोग भी सही है, लेकिन गरीबी कम करना ये पर्यावरण सुरक्षा से थोड़ा मतलब आपका है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, गरीबी कम करना ये पर्यावरण सुरक्षा से नहीं ताल्लुक रखता है। क्वेश्चन आपसे अगला है कि विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था। यहाँ पर देखा जाए तो विकास के मानवीय पक्ष पर किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपको 29 नंबर दिया है, तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा। इनका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है यूएनडीपी है। इसने स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के आधार पर मानव विकास को मापने की प्रक्रिया को दर्शाया था। आपको एक बात याद होगी कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उन्होंने निर्देश में किया गया था। भारत में एक लोग थे अमर्त्य सेन है ना, कई अर्थशास्त्रियों के सहयोग से ये किया गया था। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। अनुसूचित जनजाति की यानी की बात हो रही है, एसटी की बात हो रही है। और जब बात यहाँ पर एसटी की हो रही है तो एसटी जो आपके हैं वो आपके मध्य प्रदेश में आपके क्या है सर्वाधिक है। दोस्तों याद रखना, इसको ऑप्शन आपका फर्स्ट है, यहाँ पर राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद उड़ीसा, आपकी गुजरात, फिर महाराष्ट्र, इस हिसाब से आता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या बताइएगा। जनगणना नगरों की कुल संख्या पूछा गया है, यानी 31 की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी याद रखना है 3892 आपका यहाँ पर हो जाएगा, याद रखना है ये। बाकी देखा जाए 2001 में ये जो संख्या थी वो आपकी 1362 थी है ना 2001 में, लेकिन जब 2011 के आपके आंकड़े आए और जब 2011 के आंकड़े आए तो नगरों की कुल संख्या 3894 लगभग आपकी हो गई थी। यहाँ पर ऑप्शन 94 नहीं है तो आप देख लीजिएगा, यानी लगभग आपके 3894 आपकी थी, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा कि अब आपकी बात करें अगर हम आप नया डाटा, तो नया डाटा में तो बहुत बड़ा उथल पुथल हो जाएगा है ना, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा है। यूपी जीके से भी आपके क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको मिल जाते हैं 2 क्वेश्चन तो आपको यूपी जीके से नॉर्मल मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर आगरा और कानपुर इसका हो जाएगा। यूपी जीके हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना, यूपी जीके की हम आपको क्लासें आपको देंगे, 3-4 क्लासें मैराथन के रूप में दे देंगे, वहीं से आपका उद्धार हो जाएगा इस एग्जाम के लिए। बाकी और भी एग्जाम आपके होंगे यूपी के तो वो भी काम करेगा। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में निर्यात है ना, निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो सर जी निर्यात के हिसाब से देखा जाए तो 2019 के अंतिम के समय में यहाँ पर जो आपके हैं, यानी देखा जाए तो आपका आंसर जो दिया गया है नोएडा और आपका कानपुर है ना, नोएडा, कानपुर, लखनऊ भी आपका है, प्रयागराज भी आपका है। तो भैया यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है। यानी जो आपकी वार्षिक आर्थिक समीक्षा होती है इसको जो तैयार करता है वो तैयार करता है कौन, वित्त मंत्रालय करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। वर्तमान में मतलब वित्त मंत्रालय होता है। क्वेश्चन दिया गया है कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिंकोना पादप के किस भाग से आती है। तो आपको पढ़ाया गया है जो आपका कुनैन होता है कुनैन से ही प्राप्त होती है और ये आपका होती है छाल से होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन जो आपका है
याद रखना, संशोधन की पहल जो संसद के किसी भी सदन से कर सकते हैं वो लोकसभा से स्टार्ट कर दीजिए, आप राज्यसभा से कर दीजिए, यानी संविधान में संशोधन की पहल किसी भी जगह से कर सकते हैं, यानी उच्च सदन से भी, निम्न सदन से। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो वैदिक साहित्य में वीणा के प्रचलन का उल्लेख प्राप्त होता है, जो वीणा विद्या की देवी और माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र भी है। तो आप कहेंगे सर ये ऑप्शन आपका 37 का जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, वीणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था से आपका क्वेश्चन बनता है, हमेशा ये पूछा भी जाता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर देखा जाए तो आपका सार्वजनिक और निजी, यानी कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व ये आपकी होती है भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? देखो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। यहाँ पर जो भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, ये आपका होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्थिर पूंजी की खपत को किस रूप में भी जाना जाता है? यानी स्थिर पूंजी की खपत को किस रूप में जाना जाता है? तो आपको उदाहरण हम देते हैं, जैसे आप लोगों ने कोई मकान खरीद लिया, आपने कोई जमीन खरीद लिया, है ना। तो जब आप इनको खरीद लेते हैं तो आपकी जो जमा पूंजी होती है वो क्या होती है? स्टॉप हो जाती है, आपकी इनकम खत्म हो जाती है, क्योंकि घर आपको पैसा थोड़ो देगा, है ना, जगह आपको पैसा नहीं देगा। हालांकि आप लोग बड़े बड़े नगरों में हैं तो आपको घर से यहाँ पर रूम किराए में हो जाएंगे, लेकिन घर से आपको कोई ना होगा। बाकी अदर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो उस बिजनेस से पैसा आपको बनते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्थिर पूंजी होती है इसकी खपत किस रूप में जानते हैं? तो ये मूल्यह्रास हो जाता है। ये क्या होता है? मूल्यह्रास कहते हैं। इसका ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बीसीसीआई ने किसे भारतीय वनडे टीम का नया कप्तान बनाया है? तो चलिए साथी बताइएगा। यहाँ पर करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन लास्ट में हम आपको ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा टेस्ट पेपर 50 क्वेश्चन का होता है और समय हम आपको बहुत कम लेते हैं, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया बीसीसीआई ने किसे भारतीय वनडे टीम का नया कप्तान बनाया है? तो सर ये आपके शुभमन गिल है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है किसे आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बांड प्रणाली शुरू किया है? तो ई बांड प्रणाली शुरू किया है आपके महाराष्ट्र ने शुरू किया है, जो कि आयात और निर्यात व्यवसाय के लिए है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किसने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? आपकी पूंजी आपका अधिकार है, ये जो शुरू किया है वो निर्मला सीतारमण ने शुरू किया है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसकी संशोधनात्मक पुस्तक दे विल शूट यू मैडम का विमोचन किया है? तो ये सजी विमोचन है, यानी ये जो आपका है हरविंदर बावेजा है, याद रखिएगा हरविंदर बावेजा यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। इनका संस्मरणात्मक पुस्तक आपकी है। क्वेश्चन दिया गया है कि चक्रवात शक्ति गुजरात तट के करीब पहुंचा है, इसका नाम किसने रखा है? तो चक्रवात शक्ति याद रखना है, ये जो नाम रखा है वो श्रीलंका ने रखा है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा चक्रवात शक्ति, ये जो आपका नाम है श्रीलंका ने रखा है। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में विश्व पशु दिवस मनाया गया, और ये विश्व पशु दिवस मनाया गया है तो आपकी 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना है 4 अक्टूबर को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस कंपनी की वैल्यूएशन $500 अरब तक पहुंच गई है? किन से आपका दिया है, किस आपका हो जाएगा किस कंपनी में, है ना। तो किस कंपनी की वैल्यूएशन $500 अरब आपकी पहुंच चुकी है, और ये जो आपका है इनमें से कौन है? तो ओपन एआई जो आपका दिया है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ओपन एआई। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर आपका रहा है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत आपका शीर्ष पर रहा है, यानी जो आपका अभी हाल ही में जूनियर विश्व कप में आपका रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि हाल ही में साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो सर जी ये आपके हैं क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जापान आपका हो जाएगा, याद रखना है जापान हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हाल ही में जारी हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर आपका रहा है? यानी सबसे ज़्यादा जो आपके अमीरों में देखा जाए तो आपकी लिस्ट में यहाँ पर भारतीयों का नाम आता है, तो मुकेश अंबानी, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, मुकेश अंबानी आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर ये क्लास कंप्लीट होती है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होता है, जो कि एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो का आपका है, बस ये क्वेश्चन आप लोगों के इसलिए दिया जाता है ताकि आपने वीडियो को पूरा देखा है कि नहीं देखा है, ज्ञान लिया है कि नहीं किया है, आप कितना एक्टिव हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए किसने कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये इसका आंसर जो आपका है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। बाकी हमने कहा है कि अगर आप लोग हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, हमने कहा LT ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य ही सबसे मेन होता है, क्योंकि LT ग्रेड की जो हिंदी व्याकरण है वो आपकी सरल होती है ना। तो आपका जो पूरा टारगेट होता है हिंदी साहित्य होता है, और हम हिंदी साहित्य आपको मात्र 99 में कवर करा रहे हैं।
हालांकि और बहुत ऐसे चैनल है जो आपको 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, किसी ने हमने देखा है 4,999 ऐसे भी यहाँ पर रखा है। लेकिन हमारे यहाँ पर मात्र आपका 99 है। और 99 में सुविधा क्या है जो कि कोई नहीं दे सकता है, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं देगा। जिस हिसाब से हमने यहाँ पर सुविधा के साथ साथ कंटेंट में भी दम है ना। कंटेंट में आप देखेंगे, आप डेमो PDF नहीं देखें, अगर देखे होंगे तो आपको मिला होगा। जो हमारे नोट्स आपको मिलेंगे वो बिल्कुल हाईलाइट नोट्स होंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं है। उसमें हमने एक्स्ट्रा मेहनत किया है ताकि आपको बिल्कुल समस्या ना हो, है ना, पढ़ने में एक दिक्कत ना हो। अगर आप नए हैं और आप लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले आपने सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने वहाँ पर हाईलाइट कर दिया है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। साथ में यहाँ पर 3D माध्यम में आपको नोट्स भी आपको हैं, कवि और रचनाओं की आपको हैं, है ना। हाईलाइट जो आपकी रचनाएं होती हैं बिल्कुल आपको अलग से ही आपको दिखाई देंगी। साथ में यहाँ पर जो आपका जीवन परिचय है, हमने 30 महत्वपूर्ण कवियों की जीवन परिचय लिया है। जीवन परिचय का मतलब आपका ये होता है कि वहाँ से उनके जन्म और बर्थ को तो नहीं ज़्यादा पूछता है, एग्जामिनर पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका उपनाम क्या है, ये तो इतने में लिमिट नहीं होता है। बाकी इनकी जो कहानियाँ पूछेगा, इनकी कहानी कौन सी है, इसका संस्मरण क्या है, इनका उपन्यास क्या है, वो अलग अलग डिस्क्राइब हो जाता है। लेकिन जब हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं तो पेपर सॉल्व में ये क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से तितली ये है क्या, उपन्यास है, कहानी है। तो जब आप इसको अलग से पढ़े होंगे कि ये उपन्यास श्रेणी में आता है, तभी तो आप दे पाएंगे ना। तो जीवन परिचय आपके 30 महत्वपूर्ण का है। और जीवन परिचय मतलब होता है आधी हिंदी साहित्य कवर करना। इसके बाद टेस्ट सीरीज आपको दी गई है। टेस्ट सीरीज में आपको 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज है। आप LT ग्रेड से हैं, KVS के हैं, यूपी टेट है, CTET है, आप पुलिस हैं, पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं, सहायक पेपर देने जा रहे हैं, लेखपाल का पेपर देने जा रहे हैं, है ना, आप बैंक का पेपर देने जा रहे हैं, इन सबका टेस्ट सीरीज इसी में आपको मिल जाएगा, है ना। क्लास नोट्स जो हम आपको पढ़ाते हैं, थ्योरी वाली भी, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन PYQ वाली भी, और जो मॉडल पेपर पढ़ाते हैं वो भी आपको मिलेगा, है ना। और साथ में 2000 क्वेश्चन आपके रामबाण पहले से आपको ऐड किए हैं। इतना ढेर सारा कंटेंट मात्र 99 रुपये में है। और आप कोई भी पेपर उठाइए, कोई भी मॉडल पेपर उठाइए, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, कोई भी PYQ पेपर उठाइए, आपको यहाँ से 80% अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी अभी आपके पास समय है, लगभग आप देख सकते हैं कितना आपके पास समय है। आप खुद समझ सकते हैं कि आपके पास समय जो बचा है वो 1 महीना का समय आपका बचा हुआ है। और इतने दिनों में आप लोगों को अभी आपको बिल्कुल कहते हैं ना, जो बॉडी होती है वज्र जैसी हो जाती है, वैसे आपके ज्ञान को बिल्कुल वज्र की तरह बना देना है, ठीक है ना। तो अभी से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो अभी से आप लोग ऐप में जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइए, है ना। ऐसे मौके को गवाइए नहीं। 99 रुपये पर इतना मोह ना दिखाइए, क्योंकि ये मोह थोड़ी देर के लिए आपका है। जैसे आप पे कर देते हैं तो आपके पास जब कोर्स आता है ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 99 रुपये में वो आप चीज़ ने दिया है जो कोई नहीं दे सकता है। तो ये मोह थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन जैसे आप परचेज करेंगे, आपको कंटेंट देखकर आपको 99 रुपये भूल जाएंगे। आप कहेंगे हो सकता है कि इस कोर्स के लिए सर हम आपको और पैसे दे दें, ठीक है ना, ऐसा कंटेंट है। तो आप एक बार जाइए, विजिट करिए, डेमो PDF देखिए और एक बार पढ़िए जरूर, ठीक है ना। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ रात को 9:30 बजे, जो कि यहाँ पर आपके LT ग्रेड हिंदी